क्लास 9th की फ्रांस की क्रांति चैप्टर फर्स्ट माय नेम इज़ विजय और हिस्ट्री की सीरीज़ में 2022 जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। सेकंड पार्ट है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। हमने पिछले पार्ट में काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी थी और लास्ट हमने जो पार्ट छोड़ा था वो हमने बताने की कोशिश करी थी कि जब ब्रिटेन कह रहा हूँ मैं, फ्रांस के जो राजा थे लुइस, कौन थे? लुइस 16 ने वॉर के टाइम पीरियड में ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ पैसा खर्च कर दिया था और इसकी वजह से जो उसको अपने राज्य के अंदर सिस्टम चलाना था, जैसे कि अपने कोर्ट के ऑफिसर्स यानी कि आर्मी के लोगों को पैसा देना, सैलरी देना, अपने गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो खर्चा करना, तो ये सारी चीज़ें खर्चे करने के लिए लुइस ने क्या करा? लुइस ने नॉर्मल जनता के ऊपर टैक्स जो था इम्पोज कर दिया और इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, मतलब फ्रांस की क्रांति फ्यूडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि फ्रांस की क्रांति अगर हुई तो तो फ्यूडल सिस्टम की वजह से हुई। और क्योंकि जब राजा ने टैक्स बढ़ाया तो ऑफ कोर्स टैक्स में ऐसा सिस्टम होता है कि आप और मैं अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स कर रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू एडिड टैक्स होता है हम वो पे कर रहे हैं। और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक हमारे भारत में सभी को समान टैक्स देना अनिवार्य होता है। पर फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के अंदर जब लुइस 16 का कार्यकाल था दोस्तों, कब था लुइस 16 का कार्यकाल? वो लगभग देख सकते हो आप 1774 से 1792 के बीच में इनका कार्यकाल चल रहा था। अब हुआ ये कि क्योंकि हमने जो पिछली कहानी पढ़ी थी उस पिछले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी थी और आपको बहुत डीपली एनालाइज करके समझाने की कोशिश करी जा रही थी कि फ्रांस में हुआ क्या था। अब हमें समझना ये था कि हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसे बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम के ऊपर। फ्यूडल सिस्टम क्या है वो हम समझते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है वो उसी की फर्स्ट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, हम उसी के आगे उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि राजा का टाइम पीरियड जो है दोस्तों, राजा का टाइम पीरियड अगर मैं ना करके भी आपको बताने की कोशिश करूं तो राजा का टाइम पीरियड है 1774 से लेके 1792 के बीच में। लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जब इसी के बीच में क्रांति भी हुई थी, इसी के बीच में फ्रांस के अंदर क्रांति भी हुई थी और लुइस 16 जो था वो ऐसा शासन चला रहा था जो ऑफकोर्स उसके दादा उसके पापा के टाइम पीरियड पे चल रहा था। लेकिन फ्रांस के अंदर जो फ्यूडल सिस्टम की सोसाइटी थी, जैसे हम सामंतवादी प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, वो आज से नहीं थी। वो फ्रांस के जो जो लुइस 16 के दादा थे उससे भी कई टाइम पहले सामंतवादी सिस्टम हुआ करता था। और सामंतवादी सिस्टम के बारे में डीपली आप जो पढ़ेंगे वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैं छोटा सा आपको झलक बता देता हूँ कि फ्यूडल सिस्टम होता क्या है। देखिए, फ्रांस की सोसाइटी के अंदर फ्यूडल सिस्टम जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। मेन बात ये होता था कि फ्यूडल सिस्टम वाज अ सिस्टम वाज सेंट्रलाइज्ड अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स। लैंड रिलेटेड मैटर्स से संबंधित क्या कहते हैं, ये फ्यूडल सिस्टम था। अब इसमें सरल शब्दों में आप समझने की कोशिश ये करिए। ये सब तो राजा चार्लमैन के टाइम पीरियड पे था और ऑफ कोर्स उन्होंने ही इसे ऑफिशियल करा था। फ्यूडलिज्म बिकम एस्टैब्लिश वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रांस किंग। जब फ्रांस के राजा हुआ करते थे तो फ्रांस के राजा के टाइम पीरियड के अंदर ये फ्यूडल सोसाइटी का जो सिस्टम था वो बहुत मान्य होता था। और ये समझो संबंध है क्या, मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि सारी ज़मीनों के मालिक जो होते हैं ऑफ कोर्स किंग सारी ज़मीनों के मालिक होते हैं, लेकिन किंग क्या करते हैं कि अपने अलग अलग फ्यूड को, अपने अलग अलग ज़मीनों को अलग अलग नोबैलिटीज़ को दे दिया करते हैं। मान लीजिए एक नोबैलिटी ये हो गया, एक नोबैलिटी ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 5 नोबैलिटी पर्सन यहाँ पे राज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जब यहाँ पे ये भी जो भी प्लेस है, जो भी इतनी ज़मीन है, ये किसी एक नोबैलिटी को राजा ने दे रखी है। मान लीजिए कि ए नाम के बंदे को ये दे रखी है। अब यहाँ पे जो भी खेती होगी, जो भी कुछ भी अनाज पैदा होगा, वो सब अनाज पैदा करेंगे किसान, फार्मर, नॉर्मल जो किसान होते हैं वो लोग, है ना, वो सब यहीं पे रहेंगे। लेकिन मालिक जो होंगे वो होंगे नोबैलिटी क्लास। नोबैलिटी क्लास को कहाँ से ज़मीनें मिली है? ऑफ कोर्स राजा ने परमिशन दे रखी है कि आप इस ज़मीन को ओन करो और जितना पैसा यहाँ से निकलता है वो पैसा किंग को एज अ टैक्स के रूप में या एज अ मतलब शेयर के रूप में उसको दो। और फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था और फ्यूडल सिस्टम का मतलब था सामंतवादी प्रणाली। सामंत लोग ये लोग हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए ए नाम का बंदा सामंत है।
सामंत का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि राजा जो है ना अपने शासन को चलाने के लिए सामंतों की मदद लेता है। और सामंतों की मदद कैसे लेता है कि राजा जमीन का कुछ टुकड़ा अलग अलग सामंतों को दे देता है और कहता है कि इस जमीन के हिस्से पे क्या कहते हैं, जो भी अनाज पैदा होता है, जो भी कुछ भी पैदा होता है, वो आप राजा को देंगे। सिंपल शब्दों में ना आप हमारे इंडिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इंडिया के एग्जाम्पल में जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ भारत की, तो भारत के अंदर भी तो सेम ऐसा ही सिस्टम था। भारत के अंदर क्या सिस्टम था, सेम ऐसा ही सिस्टम था। कैसे था, मान लीजिए कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा एक जगह थी, है ना, उड़ीसा के अंदर जैसे हमें पता था कि मगध साम्राज्य जो था, मगध यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड। अब राजा हर जगह प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन राजा सारी जमीनों का मालिक होता था, है ना। और राजा क्या करता था, अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग बंदों को अपॉइंट कर देता था और वो कहता था ये इलाका तुम चलाओ, ये इलाका तुम चलाओ, ये इलाका तुम चलाओ। हाँ, बदले में जो इस इलाके का जो भी टैक्स आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो राजा को एज अ टैक्स के रूप में मिलता रहेगा। सेम सामंतवादी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम इंडिया के अंदर भी था और सेम यही सिस्टम फ्रांस के अंदर भी देखा गया। अब मेन बात ये थी कि फ्रांस के अंदर जब टैक्स बढ़ रहे थे तो फ्यूडल सोसाइटी होने की वजह से समाज में राजा को टैक्स जो मिलता था वो थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा ही मिलता था बस। और यही सबसे बड़ी क्रांति का कारण बनी। कहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर। अब ये राजा किंग शालमैन के टाइम पीरियड पे इसको ऑफिशियल कर दिया गया था कि फ्यूडल सोसाइटी सिस्टम रहेगा और हम अलग अलग सामंती लोगों को ज़मीन का हिस्सा दिया करेंगे और उसके बाद जो भी टैक्स पैदा होता है ऑफकोर्स वो लोगों को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि असल में फ्रांस की सोसाइटी लेट 19th सेंचुरी में थी कैसी, लेट 19th-18th सेंचुरी के अंदर थी कैसे। तो आप ये देख सकते हो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर 1% पीपल हुआ करते थे जो क्लर्जी होते थे, पादरी होते थे, और जो 10% ज़मीन का हिस्सा जो है अपने पास रखते थे। सेकेंड स्टेट पर्सन के लोग जो ऑफकोर्स 25% ज़मीन को ओन करते थे, बाकी ज़मीनें राजा की होती थी और ऑफकोर्स वो एज अ टैक्स के रूप में इनसे सलाह मशवरा करके अपना पैसा कमाता था। और बाकी बचते हैं थर्ड स्टेट पर्सन लोग जिनके पास दोस्तों कितना ज़मीन का हिस्सा है, 97% ज़मीन। 97% लोग ये हैं, लेकिन 65 ज़मीन को लैंड करने वाले, मतलब ओन करने वाले, या जैसे बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, बहुत से आर्किटेक्चर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनके पास भी तो ज़मीनें होती थी ना अपनी, लेकिन फिर भी वो थर्ड स्टेट के अंदर होते थे। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि 97% लोग जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है उनके पास ज़मीन का हिस्सा कम है, और जो सबसे कम लोग हैं ऑफकोर्स उनके पास ज़मीन का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब राजा ने टैक्स का सिस्टम इम्पोज करा, तो ना ही वो क्लर्जी के अंडर में आ रहा था और ना ही वो क्या कहते हैं नोबैलिटी के अंडर में आ रहा था। नोबैलिटी के अंडर में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ऑफकोर्स फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी प्रणाली थी और वो अपने सामंतों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। जबकि क्लर्जी जो ऑफकोर्स चर्च को ओन किया करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओन किया करते थे, उनको चलाते थे, तो इसीलिए टैक्स इनसे भी नहीं लिया जाता था। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो ये तीन कैटेगरी के लोग पूरे के पूरे लेट 18th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर और इवन लुइस 15, 14, 16 सबके टाइम पीरियड पे ये तीनों स्टेट के लोग हुआ करते थे। अब आप समझते होंगे फर्स्ट स्टेट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड स्टेट के लोग कौन है। क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, इसे 3 ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम देखें तो ये क्रिश्चियंस लोग होते थे जो ऑफकोर्स यूरोप के और क्या कहते हैं बहुत से ऐसे इलाकों में होते थे जो बिशप्स के द्वारा या क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ बिशप्स के द्वारा इन्हें गाइड करा जाता था। और ये ज़्यादातर लोग चर्च के अंदर पब्लिक गैदरिंग करते थे, संडे को आपको पता है प्रे करवाते थे, सरमन देते थे, ये ऐसे पुजारी टाइप लोग हुआ करते थे। तो ऑफकोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। अब मेन बात फर्स्ट स्टेट के लोगों का ये था कि यहाँ पे जो भी क्लर्जी बनता था या जो भी बिशप्स बनता था वो मैन ही होता था और ऑफकोर्स शादी नहीं कर सकता था, नियम है। मेन बात है कि महिलाओं को नहीं बनाया जा सकता था और वो फिजिकली चैलेंज नहीं होना चाहिए, शरीर से अपंग नहीं होना चाहिए, या ऑफकोर्स वो क्या कहते हैं शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बिशप्स है वो ज़्यादातर ऑफकोर्स नोबल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि फर्स्ट स्टेट के जो लोग हुआ करते थे वो कभी भी क्या कहते हैं वो हमेशा टॉप पोजीशन से, सोसाइटी की टॉप पोजीशन पे ये लोग रहते थे। और ऑफकोर्स दे डिड नॉट पे एनी टैक्स टू द मोनार्क, ये राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे। और ये चर्चेस, मोनेस्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो फ्रांस के अंदर होते थे
वो यही ओन करते थे या वही चलाते थे और कॉमन लोगों से अलग अलग तरीके से पैसा वसूलने का तरीका ढूंढते रहते थे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि पूरे फ्रांस के अंदर शादी करवाना, डिवोर्स करवाना, बच्चा पैदा हो रहा है, नामकरण करवाना है, भगवान से डायरेक्टली मैसेज भिजवाना है, किसी को कॉन्फ्रेंस करना है, कन्फेस करते हैं ना अपने आप को कि हमने गॉड ही गलत कर दिया है वगैरह वगैरह। तो ये माध्यम होता था उन लोगों का कि हम नॉर्मल जनता से ऐसे पैसे लूट सकते हैं। हायर क्लर्जी जो थे बेचारे वो क्या करते थे, ऑफ कोर्स वो लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग हुआ करते थे और असाधारण लोगों के बीच में, नॉर्मल जनता के बीच में, थर्ड क्लास पीपल के लोगों के बीच में लोग रहा ही नहीं करते थे। तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेट। फिर आते हैं सेकंड ऑर्डर यानी कि सेकंड स्टेट। दोस्तों ये जो सेकंड स्टेट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है और ये राजा का स्पेशली खास हिस्सा होता था जो राजा को पूरे के पूरे समाज में चलाने में मदद कराता था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंड ऑनर पर्सन। ये कहीं कहीं इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, कहीं कहीं एकड़ में 2-3 एकड़, 2-3 हज़ार एकड़ में भी इनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हुआ करती थी और ये कुछ हिस्सा ज़मीनें किसान को दे देते थे काम करने के लिए। और किसानों और जो नोबैलिटी के बीच में जो प्यार प्रेम का संबंध होता था उसे हम वेजले सिस्टम भी बोलते थे, जो ऑफकोर्स क्लास 11th में आपको जानने को मिलेगा। देखो फ्यूडल सोसाइटी पिरामिड में कुछ ऐसा सिस्टम है कि किंग सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे नोबैलिटीज़ होती थी और सबसे थर्ड स्टेट लेवल पे होता था पीजेंट। ये नाइट वर्ग है, इसे योद्धा वर्ग कहा जाता है। 9th में इसके बारे में कोई जिक्र है नहीं, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा। क्लास 11th में पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ पाएंगे। और मेन बात ये होता था कि ये नोबैलिटी क्लास भी खुद कभी भी क्या कहते हैं काम नहीं किया करती थी। रईस लोग थे, राजा को कोई टैक्स देना नहीं था और ऑफ कोर्स कोर्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पंप और लग्जरियस लाइफ ये भी जिया करते थे, जैसे कि क्लर्जी लोग जिया करते थे। दे डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल ऑफ देयर एरियाज़। मतलब उन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर जो आम लोग हैं उनकी समस्या के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो ये हो गए कौन, सेकंड स्टेट के लोग। बुक में इतना सारा कुछ डिटेल में नहीं बताया हुआ है, आपको बेसिक समझते रहना है। जितने वीडियो के पार्ट्स आते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, समझना पड़ता है हमें। थर्ड स्टेट के लोग जो ऑफकोर्स किसान भी हो सकते हैं, फ्री और अनफ्री फार्मर भी हो सकते हैं। दोस्तों भारत का किसान और फ्रांस के किसान की स्थिति लगभग एक समान थी। बेचारे इन्हीं के पास भी ज़मीनें नहीं होती थी और इनके पास भी ज़मीनें नहीं होती थी। अब ये कोई गुलाम होता था तो ऑफ कोर्स ये पैसे दे के, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी तो गुलाम बन के काम करते थे। जिनके पास नोबैलिटी के थ्रू ज़मीनें मिल भी जाती थी तो ज़मीनों का ज़्यादा प्रॉफिट नोबैलिटी को मिलता था, तो और टैक्स भी इनको देना पड़ता था। सबसे बुरे लोग इनके साथ ही, सबसे ज़्यादा बुरा इनके साथ ही होता था। तो आपको लिब्रे के बारे में पता चल गया होगा, एक करेंसी है। एस्टेट के बारे में समझ में आ गया होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और उसके बाद पादरी वर्ग यानी कि क्लर्जी वर्ग, इसके बारे में बता दिया मैंने। हाँ, टाइड, इसे टाइड बोलते हैं। टाइड एक टैक्स होता है, जैसे हम धार्मिक टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धार्मिक टैक्स, ये याद रखिएगा, धार्मिक कर बोलते हैं इसे। ये धार्मिक कर वही था कि फसल का 10वां हिस्सा चर्च को दिया जाएगा और ये एक टैक्स था जो कंपलसरी था, सभी को देना ही पड़ता था। उसके बाद टाइल टैक्स, ऑफ कोर्स ये सीधे राजा को जाता था। तो राजा को और सोचो पादरी वर्ग को, क्लर्जी वर्ग को टैक्स जा रहा है जो नॉर्मल थर्ड क्लास के लोग ही दे रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ द फ्री पीजेंट हु हैड नो लैंड बट वर्क एज टेनेंट ऑफ द लैंड। मतलब किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी तो ऑफ कोर्स वो नोबैलिटी की ज़मीन पे एज अ बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करता था और वही टैक्स दिया करता था। दे हैड टू गिव मिलिट्री सर्विस फॉर द 40 days इन अ ईयर। मतलब जो नोबैलिटी क्लास होती थी या राजा की जो क्लास होती थी उनकी मिलिट्री के अंदर इनको 40 दिन तक काम करना ही करना है, फ्री लेबर की तरह। तो ये भी एक बुरा था लेकिन ऑफ कोर्स करते थे, इसीलिए इसे अनपेड सर्विस के नाम से भी जाना जाता था। और थर्ड स्टेट के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम थी। अब ये जो दो कैटेगरी थी, क्लर्जी और नोबैलिटी क्लास, अभिजात वर्ग और क्लर्जी, ऑफकोर्स ये टाइल टैक्स जो होता था ये नहीं देते थे। टाइल टैक्स कौन सा, जो अभी मैंने बताया आपको, टाइल और टीथ टैक्स जो है वो दोनों ही कर राजा को नहीं देते थे। और बेचारे थर्ड स्टेट के लोग जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा थे वही टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे थे। बेचारी ये ज़मीन इनके पास भी नहीं होती थी तो इसलिए इन्हें गुलाम बन के नोबैलिटी की ज़मीनों पे काम करना पड़ता था। सही से वेजेस भी नहीं मिलता था और बेचारों को जो भी मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि किसी ए नाम के बंदे को ये ज़मीन राजा ने दे रखी है और किसी बी नाम के बंदे को दूसरी ज़मीन दे रखी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई किसान काम कर रहा है
तो वो ना दूसरी ज़मीन पे काम करने भी नहीं जा सकता था। तो इतना बुरा सिस्टम फ्रांस के अंदर नॉर्मल कैटेगरी के लोगों के लिए था, यानी कि वो अपने नोबिलिटी क्लास को बदल भी नहीं सकता था कि जो उनका मालिक होगा सिर्फ ये उन्हीं की ज़मीनों पे काम कर सकते हैं, कहीं और नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो काम करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से आप बांग्लादेश जा सकते हैं या पंजाब जा सकते हैं या बेंगलोर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे मेन बात ये थी कि ये इन्हीं के ही ज़मीनों पे गुलाम बन के रहते थे, जो सबसे बुरा था। तो दोस्तों ये था पूरी कहानी कि फ्रांस में लेट 18वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जो नॉर्मल क्लास थी वो कैसे रह रही थी, कैसे उनका लाइफस्टाइल था, और अब कैसे इन्हीं लोगों ने ही धीरे धीरे क्रांति को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज इट इन दिस वीडियो।